हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को स्टडी विद गीता मैम के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ 11 जनवरी 2022 को सीटेट एग्ज़ाम में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में मिलेगा आपको। और आप लोग वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद आप जो है वो टेस्ट लगाइएगा, देखिएगा इसमें आपको कितना मार्क्स आता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर पर विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है विवरणात्मक रिपोर्ट, दूसरा अक्षरों में ग्रेड, तीसरा क्रम निर्धारण मापनी, चौथा संख्याओं में ग्रेडिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रम निर्धारण मापनी। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में जो है आपको अपने विद्यार्थी के रिपोर्ट कोड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। क्रम निर्धारण मापनी जो है, इसमें जितना भी ऑप्शन आपको चारों दिख रहा होगा, चारों में सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, दूसरा ऑप्शन है अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ, तीसरा सफल महिलाओं की कहानियाँ, चौथा महिला स्वास्थ्य पर स्वरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए जो है घरों का सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। तीन नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक। दोस्तों, यहाँ पे ईवीएस होगा, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मापदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। तीसरा, पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपको बताना है, प्राथमिक कक्षा के पाठ्यपुस्तक में हम लोग अगर चुनेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण किस तथ्य को मानेंगे? चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन देखिए, 1 और 4, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। तो इसका आंसर जो है पाठ्यपुस्तक हम लोग चुनेंगे प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए तो लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ये तो एकदम सही है, ये तो हम लोग को चुनना ही है। उसके बाद पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक नहीं होनी चाहिए, भाषा मानक तो होनी ही चाहिए, ये गलत हो गया। उसके बाद है पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। कीमत से क्या मतलब है और पतली से भी कोई हमें लेना देना नहीं है। पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। यस, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक जो है आकर्षक होगी तभी बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा। तो इसका आंसर जो है 1 और 4 होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें है, 1 और 4, फर्स्ट ऑप्शन ही है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकें, दूसरा बच्चों का वातावरण, तीसरा है भाषाएं दक्षता, चौथा रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह। तो
इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चों का वातावरण। बच्चों का वातावरण जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, क्योंकि वातावरण जैसा रहेगा वो बच्चा के शिक्षा पर वही असर पड़ेगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका, यहाँ पे मिस, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, दूसरा एक नाले का भ्रमण करना, तीसरा पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, और चौथा ऑप्शन है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उनके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है सबसे उपयुक्त है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाएं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है, पहला ऑप्शन है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, दूसरा विश्लेषण, तीसरा प्रयोग और चौथा है तुलना करना और विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हम तो तुलना कर रहे हैं जो राजस्थान के लोग इस टाइप का घर बनाते हैं और मुंबई का लोग, ये दोनों में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किन को करने को कहेंगे? पहला ऑप्शन है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, दूसरा मानकीकृत मानचित्र बनाना, तीसरा अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, और चौथा है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। यानी मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चारों में से किन किन तथ्यों को हम लोग सत्य मानेंगे? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, 1 और 4, 2 और 3, केवल 4, और 1, 2, 3 और 4 सभी। तो हम लोग जो है मानचित्र के वो मन में बैठाएंगे, तो उसके लिए देखिए मानचित्र की बुनियादी दिशा का पता लगाएंगे, ये तो करेंगे ही। मानकीकृत चित्र बनाना, ये भी सही होगा। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीक का उपयोग करेंगे, ये भी सही है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, ये भी सही है। यानी इसका ऑल टू ऑल सही है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा सही आंसर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ऑप्शन, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। तीसरा, कहानियाँ मज़ेदार और मनोरंजक होनी चाहिए। और चौथा, कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उनसे जुड़ाव महसूस करे। दोस्तों यहाँ पे जुड़ाव, वो वाला जुड़ाव है, जुड़ाव। इसमें देखिए इसका कौन कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये
करेक्ट है। कहानियाँ मज़ेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे, ये भी करेक्ट होगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो पेश करने के लिए शिक्षक को जो कहानी को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, मतलब गलतफहमी की रचना नहीं होगा। जी ये करेक्ट है, गलतफहमी की रचना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये भी करेक्ट होगा। उसके बाद कहानी मज़ेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, ये नहीं होगा। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे, ये करेक्ट होगा। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा होता है, आगे पीछे करने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग समझ के आंसर दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित, दूसरा एकीकृत और अनुभवात्मक, तीसरा प्रासंगिक अनुशासनात्मक एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, चौथा है एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। 10 नंबर क्वेश्चन है एक ईवीएस शिक्षिका को, पहला ऑप्शन है उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामूहिकरण करें, तीसरा लिंग के आधार पर सामूहिकरण करें, तीसरा पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके बना लें, और चौथा है समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए जो है मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए। समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। 11 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं। पहला ऑप्शन प्राकृतिक समाजीकरण और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, दूसरा है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, और तीसरा है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत के रूप में समझ विकसित करना, चौथा ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। ईवीएस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। और ऑप्शन पहले देख लीजिए, 1 और 2, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर जो है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये होगा एक सही, और पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत के रूप में समझ विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पदार्थ हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घर में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा विभिन्न वस्तुओं के प्रति संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। देखिए इसमें से कौन कौन सा राइट होगा। पहला ऑप्शन देखिए 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1 और 2, 1 और 3। तो देखिए इसमें क्या होगा,
इसमें कह रहा है, इसमें पहला है विभिन्न बस्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, तो ये तो सही है। समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, ये एक करेक्ट होगा। उसको समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, ये कौशल आकलन नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1, 3 और 4 ये करेक्ट होगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, अकेला, बरगद, तार के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ों पौधा के आकार, पत्तों का नाम और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। किसके तरफ आकर्षित करना है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पौधों के भागों की तरफ, दूसरा पौधों और पेड़ के बीच अंतर की तरफ, तीसरा पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद विभिन्नता की तरफ, चौथा मानव के लिए पौधों के महत्व की तरफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद विभिन्नता के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी। चौदह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन शिक्षण की विशेषताएं हैं। पहला है विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं, दूसरा शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, तीसरा जब भी में शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ वस्तु मिल जाता है, चौथा शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसके विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। पहला ऑप्शन विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, दूसरा विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों के बीच बातचीत करने को मिलता है, तीसरा विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, चौथा विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन देख लीजिए सी क्या है। पहला 1, 2 और 3, दूसरा 1, 3 और 4, अगला 1, 2 और 4, अगला 1, 2, 3 और 4। वैसे आप ऑप्शन ये तथ्य को पढ़िए, विद्यार्थी को कहीं से भी कक्षा में जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए ऑनलाइन आप कोई भी वीडियो देखते हैं पढ़ने से संबंधित, तो विद्यार्थी क्या होता है कहीं से भी कक्षा में शामिल हो जाता है। ये तो सही है, जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में हैं और मेरा क्लास चल रहा है तो ट्रेन से भी हम क्लास कर सकते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों की बातचीत करने को मिलता है, बातचीत करने को जो मिलता है। उसके बाद है विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें जो पूरा कर सकते हैं। बात सही है, यानी कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपका ये चौकन्ना वाली आवश्यकता नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो आपको 3 तथ्य देखने को मिल रहा होगा ये तीनों एकदम राइट है ऑनलाइन स्टडी के जरिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, केचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। दूसरा, केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। तीसरा, केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। और चौथा है, केचुआ का मल मृदा को उर्वर बनाते हैं। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, यानी केचुआ का मल जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसमें देखिए कौन कौन सा तथ्य सही है।
इसमें जो है केचुआ खेत में छेद बनाते हैं, वो छेद तो बनाते ही बनाते हैं। आप लोग भी केचुआ को देखे होंगे, उसमें मतलब वो खेत को छेद बना के उसमें खुरखुरा टाइप का बना देते हैं मिट्टी का। इसका आंसर ये सही है। केचुआ खेत में छेद बनाकर ज़मीन को पोली बनाते हैं, ये भी सही है। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से केचुआ नहीं बचाता है। केचुआ का मल मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरा बनाते हैं, ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़। छऊ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का एक और नृत्य है ढोरला, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ढोरला और छऊ ये दोनों नृत्य जो है लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का रासलीला, रामलीला, नौटंकी ये सब है। और असम के क्या है? बिहू, भोर नृत्य, ये सब असम का है। और मिजोरम का क्या है? तो इसका जंगालम, चेराव, खल्लम ये सब मिजोरम का है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उन 3 राज्य के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। पहला ऑप्शन केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, चौथा केरल, कर्नाटक, ओडिशा। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दोस्तों केरल की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कभी कभी राजधानी भी पूछ देता है एग्जामिनर का, कोई ठीक नहीं क्या पूछ देगा कब। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। तो हमारे देश भारत में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी 8 कौन कौन सा है? दिल्ली, पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद तीसरा हो गया चंडीगढ़, चौथा हो गया आपका ये दादरा और नगर हवेली, और पाँचवा हो गया लक्षद्वीप, छठा पुदुचेरी और सातवां जम्मू कश्मीर, आठवां आपका बन गया लद्दाख। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेवा कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन देखिए, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा लेह और लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारे देश में लेह और लद्दाख में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेवा कहते हैं और जानवरों को रहने के लिए स्थान को लेखा कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदम रूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। पहला सेब मुरब्बा, दूसरा दूध पनीर, तीसरा कच्चा आम का अचार और चौथा दाल पापड़। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। दूध पनीर खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग का प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूध पनीर अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता है। बाकी सेब मुरब्बा, कच्चा आम, अचार और दाल पापड़ का संरक्षण सही तरीका से लंबे समय के लिए नहीं किया जाता है।
अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन को चुनिए। यानी कि ब्रांज जो है वो किसका किसका मिश्रण है। तो ब्रांज जो है कॉपर और टीन का मिश्रण है, कॉपर और टीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, पहला ऑप्शन उत्तर पश्चिम, दूसरा दक्षिण पश्चिम, तीसरा दक्षिण पूर्व और चौथा उत्तर पूर्व। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण पूर्व। दोस्तों पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब कह रहा है भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। भोपाल जो है ना बेंगलुरु के उत्तर में है। बेंगलुरु कहाँ है, बेंगलुरु यहाँ है और इसके ठीक उत्तर में भोपाल है, यानी यहाँ भोपाल है। और क्या कह रहा है, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है, यानी भोपाल के ठीक पश्चिम में यहाँ है गांधीनगर। और गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी, तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व होगी। दोस्तों ये भोपाल जो है, भोपाल में क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका गुफा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक में क्या है, तो जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में ही शरावती नदी पर है। क्वेश्चन से रिलेट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखा कीजिएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन अफगानिस्तान और इंग्लैंड में, दूसरा उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश, तीसरा बर्लिन और राजस्थान, चौथा अबू धाबी और अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, अबू धाबी और अफगानिस्तान। अबू धाबी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी जो है शहर वो फारस की खाड़ी से दूर है, जो शेष शहर से अलग है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है। पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। कन्नौज एक जिला है, यह जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज जो है भारत के इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारा इत्र मिलता है, इत्र के लिए ही ये शहर जाना जाता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं और वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते हैं और काटते रहते हैं। ऑप्शन है, पहला छिपकली और गिलहरी, दूसरा छिपकली और कछुआ, तीसरा चूहा और गिलहरी, चौथा सांप और गिलहरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, चूहा और गिलहरी। चूहा और गिलहरी के आगे की दांत जो है वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहता है और वे दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। चूहा जो है अनाज, फल, पत्ता, सब्जी, कीड़ा आदि को भी खाते हैं और ये एक दिन में पता है कितना खा जाते हैं चूहा, एक दिन में मात्र 15 ग्राम खाना खा सकता है चूहा। और गिलहरी जो है मुख्य रूप से पेड़ की कलियां पर निर्भर रहती है। गिलहरी जो है बादाम, बीज, फल यही सब खाती है। चूहा कैसी प्राणी है, चूहा जो है एक स्तनधारी प्राणी है और गिलहरी भी एक स्तनधारी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 पौने 8 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की औसत चाल क्या है। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी कितना है, 432 किलोमीटर,
यानी आपका डिस्टेंस हो गया कितना, 432 किलोमीटर। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगा समय कितना है? तो समय आप काउंट कीजिए तो आपको समय हो जाएगा टी बराबर 8 घंटा। आपको पूछ रहा औसत चाल, औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, दूरी बट्टे समय। तो दूरी बट्टे समय होता है, दूरी कितना है 432 बट्टे 8, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होता है। तो 54 गुने 5/18, 18 54, 5 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र में है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और वर्षा भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग को होना चाहिए? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहाँ वर्षा और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। हिमाचल प्रदेश, नाम से ही हिमाचल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिम मतलब होता है बर्फ़, तो नाम में ही छुपा है इस क्वेश्चन का आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब। मुंबई से चंडीगढ़ तक इससे सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर जाने में जो है इसमें दौरान पंजाब से नहीं गुजरना होगा, जबकि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से यात्रा के दौरान गुजरना पड़ेगा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए 2 राज्यों के नाम का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। तो ऐसा कौन कौन से हमारे देश के 2 राज्य हैं? तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, चौथा गोवा और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा, आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।